बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रिलैक्सेशन विद ज़िलेहुमा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर एमसीक्यूज, और आज के वीडियो में हम लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स का PDF फाइल चाहिए या फिर आप इन क्वेश्चंस को इन द फॉर्म ऑफ क्विज टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर एक लिंक गिवन है। उस लिंक के थ्रू एप्लीकेशन डाउनलोड करें फ्रॉम प्ले स्टोर, और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप तमाम के तमाम PDF फाइल्स भी ले सकते हैं बिल्कुल फ्री, और आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। ऑप्शन है हमारे पास द लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास देयर शुड बी द डायरेक्ट एक्सेस टू द मिडल एलिमेंट इन एनी सब लिस्ट। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारे पास देयर मस्ट बी मैकेनिज्म टू डिलीट एंड और इंसर्ट एलिमेंट्स इन द लिस्ट। सो यहाँ पर हमने वो ऑप्शन बताना है जो कि बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, रेलिवेंट नहीं है टू दी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, यानी कि जो रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के लिए। हम जानते हैं कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के लिए कुछ रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं हमारे पास। जो हमारे पास बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है उसे बेसिकली हम फॉर सर्चिंग पर्पस यूज़ करते हैं, यानी कि हमारे पास एक एरे हो और उसमें हमने स्पेसिफिक एलिमेंट सर्च करना हो कि आइदर वो एलिमेंट एग्जिस्ट इन द एरे और नॉट। तो अगर हम लीनियर सर्च की बात करें, सपोज ये एरे है हमारे पास और यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना हो 40, तो हम क्या करते हैं, हमने 40 फाइंड आउट करना है और फिर उसका इंडेक्स बताना है कि 40 अगर एरे में एग्जिस्ट करता है तो किस इंडेक्स पर 40 पड़ा हुआ है। तो बेसिकली सर्चिंग में हम ये करते हैं, हम एलिमेंट भी फाइंड आउट करते हैं और फिर उसका इंडेक्स भी हम बताते हैं कि 8 इंडेक्स 5 जो 40 है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो लाई कर रहा है। तो अगर हम लीनियर सर्च की बात करें, लीनियर सर्च में हमारे पास क्या होता है, x जो है वो हमने 40 ले लिया है, x मतलब कि हमने x फाइंड आउट करना है। तो लीनियर सर्च के केस में हम ये करते हैं कि हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, 3 और 40 कंपेयर होंगे, चेक होंगे कि ये इक्वल है एक दूसरे के या नहीं। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव होंगे, 10 एंड 40 कंपेयर होंगे तो ये भी सेम नहीं है, 15 एंड 40 कंपेयर होंगे, और इस तरह से हम एट लास्ट 40 तक पहुंच जाएंगे एंड देन 40 एंड 40 कंपेयर होंगे। तो हमने जो एलिमेंट ढूंढना था वो हमें एरे में मिल चुका है और यहाँ से फिर हम इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। लीनियर सर्च में बेसिकली हमारे पास इस तरह से सर्चिंग होती है। लेकिन लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में फिर बेसिक डिफरेंस ये है कि लीनियर सर्च में अगर वर्स्ट केस की बात हम करें, यानी कि बेस्ट केस में तो ये हो सकता है कि हमने 3 सर्च करना हो और हमें फर्स्ट इंडेक्स पर ही 3 मिल गया है तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, यहाँ पे हमारा जो सर्चिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। बेस्ट केस के केस में यहाँ पे जो लीनियर सर्च की जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ 1 होगी, यानी कि कांस्टेंट टाइम में ही हमें जो हमारा एलिमेंट था वो हमें मिल चुका है। लेकिन अगर हम वर्स्ट केस की बात करें, यानी कि सपोज हमने 60 फाइंड आउट करना हो जो कि एरे के बिल्कुल लास्ट इंडेक्स पर पड़ा है, या फिर हमने ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना हो जो कि इस एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सपोज हमने 46 फाइंड आउट करना हो, 46 इस एरे में है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, हम जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और तमाम के तमाम जितने भी एलिमेंट्स होंगे एरे में, ये एरे की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, 1000 ऑफ एलिमेंट्स भी यहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से और जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस एरे में उन तमाम के तमाम एलिमेंट से हमें गो थ्रू होना पड़ेगा और तभी हम जाके कंफर्म कर सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है ये यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इस तरह वर्स्ट केस में जो कम्प्लेक्सिटी है ऑफ लीनियर सर्च वो ऑर्डर ऑफ n होगी। एरे जो इनपुट एरे हमने प्रोवाइड की हो, अगर वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है इन सर्चिंग एनी एलिमेंट इन दैट एरे। सो लीनियर एरे के लिए फिर हमें इस तरह की कोई भी कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी कि लीनियर एरे में हमें फर्स्ट एलिमेंट से ही स्टार्ट करना पड़ता है और हमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स को चेक करना होता है विदाउट नोइंग कि जब हमारा एरे है वो सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है। उस बात से लीनियर सर्च का कोई भी ताल्लुक नहीं होता। एरे सॉर्टेड हो अनसॉर्टेड हो किसी भी फॉर्म में हो एरे, हमें फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करके लास्ट एलिमेंट तक ही पहुंचना होता है जब तक हमारा जो रिक्वायर्ड
एलिमेंट है वो हमें मिल नहीं जाता, और अगर ना मिले तो तब हम रिटर्न कर सकते हैं नल या समथिंग, कोई मैसेज के जो एलिमेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता इनटू दिस एरे। तो जबकि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में हम ये करते हैं कि जो हमारे पास एरे होती है वो मस्ट सॉर्टेड होनी चाहिए। अगर हमारी एरे सॉर्टेड फॉर्म में ना हो तो वहाँ पर हम बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बाइनरी सर्च का जो मैकेनिज़्म है वो कुछ इस तरह का है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एरे है उसे हम बीच में से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि उसकी जो मिड वैल्यू होती है वो हम एक्सेस कर लेते हैं, उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब हमारे पास मिड वैल्यू आ जाती है, सपोज इस केस में हमारे पास मिड वैल्यू निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होता है इनटू बाइनरी सर्च एल्गोरिथम वो ये है कि स्टार्ट प्लस n डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये दो इंडेक्सेस को यूज़ करके हम मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। स्टार्ट मतलब यहाँ पे जो स्टार्टिंग है s है वो हमारे पास 0 है, और जो n है जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज़ 6। तो यहाँ पे मिड वैल्यू निकालने के लिए हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, यानी कि होगा 0 + 6 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3। ये इंडेक्स 3 पर वैल्यू है दैट इज द मिड वैल्यू ऑफ आवर एरे। तो यहाँ पे इंडेक्स 3 पे हमारे पास क्या है दैट इज 20। सो इस तरह से बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जो है वो मिड वैल्यू फाइंड आउट करता है ऑफ द एरे। फिर उस मिड वैल्यू में अब हमारे पास 3 केसेस हो सकती हैं। चेकिंग जो हमारे पास एक्चुअली बाइनरी सर्च में होती है वो 3 केसेस को ये चेक करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये केस 1 में ये चेक करता है कि जो हमारे पास x है यानी कि 40, इस केस में हम 40 फाइंड आउट कर रहे हैं इस एरे में, तो जो हमारे पास x है वो इक्वल टू a ऑफ मिड है। पहले हम ये चेक करते हैं कि कहीं वो एलिमेंट जो है वो मिड ऑफ द एरे पर तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो वो हमने यहाँ पे देख लिया कि 40 एंड 20 दे आर नॉट द सेम। तो इसका मतलब कि जो एरे है उसके मिड पर हमारे पास जो एलिमेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसके बाद हम जाएंगे और जो सेकंड कंडीशन है हम वो चेक कर रहे हैं, x इज लेस देन a ऑफ द मिड, यानी कि जो मिड है x जो है वो उससे लेस है। तो इस कंडीशन से हमें ये पता चलता है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब ये है कि जो हम एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं वो मिड वैल्यू से बिफोर वैल्यूज में हमें मिल सकता है, यानी कि x जो है वो लेस है a ऑफ द मिड। तो a ऑफ द मिड से लेस वैल्यूज कौन सी हैं, वो लेफ्ट साइड पर जितनी भी वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब यह है कि फिर x वहाँ पर लाई करता होगा। अगर मिड में नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है अगर मिड में नहीं है तो फिर वो लेफ्ट पर होगा, जो लेफ्ट वैल्यूज हैं, या फिर वो राइट वैल्यूज में होगा। मिड वैल्यू से बिफोर वैल्यूज हैं उनमें हम चेक करेंगे कि 40 है या नहीं। और अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर हम चेक करते हैं x इज ग्रेटर देन a ऑफ द मिड, कि जो हमारे पास x की वैल्यू है, जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो मिड वैल्यू से ग्रेटर है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर जो एलिमेंट हम फाइंड कर रहे हैं उसे हम राइट साइड में जो मिड के बाद की वैल्यूज हैं उसमें हम फाइंड आउट करेंगे। तो इन केसेस के लिए हमारे एरे का सॉर्टेड होना बहुत ज़्यादा लाजमी है कि तो यहाँ पे अब हम अपनी एरे की तरफ आते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 20, तो 20 और 40 कंपेयर होंगे। तो मिड ए x इज़ नॉट इक्वल टू द मिड ऑफ a, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये तो कट जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है x इज़ लेस देन a ऑफ द मिड। तो क्या जो 40 है वो लेस देन है 20 से? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि 40 जो है वो जो मिड वैल्यू से पहले की वैल्यूज हैं वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास एरे जो है वो सॉर्टेड है। तो फिर हम आते हैं अपने थर्ड कंडीशन पर, x इज ग्रेटर देन a ऑफ द मिड। तो x हमारे पास यहाँ पे है 40 जिसे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, एंड इज ग्रेटर देन a ऑफ द मिड क्या है, वो हमारे पास है 20। तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरह से अब हमारी जो मज़ीद चेकिंग होगी वो यहाँ पर इन तमाम वैल्यूज़ को हम चेक नहीं करने वाले। ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये सर्चिंग प्रोसेस से निकल गई, यहाँ पे हमने अभी सर्चिंग नहीं करनी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सर्च होगा वो ये वाली वैल्यूज़ होंगी, जो मिड वैल्यू से ग्रेटर वाली वैल्यूज़ हैं उनमें हम सर्च करेंगे। अपना जो हमारा एलिमेंट है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं।
जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट्स बचे हैं दैट इज 35, 40 एंड 60। अब दोबारा इन एलिमेंट्स पर, यानी कि जो हमारा एरे है जिसमें हमने सर्चिंग करनी है, उसकी साइज जो है वो रिड्यूस हो गई है, क्योंकि पीछे की जितनी भी वैल्यूज थी वो डिस्कार्ड हो गई। वहाँ पर हमने चेक नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो ग्रेटर है मिड से। तो इस तरह अब हमारे पास ये एरे बन गई है 35, 40 एंड 60। अब इसमें से हमने अपनी सर्चिंग करी है, दोबारा यहाँ पे ये है एट पोजीशन 4 और ये है एट पोजीशन 6। तो इनको मिड वैल्यू निकालने के लिए हम दोबारा से क्या करेंगे, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, इससे हमारे पास आएगा 10। हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 5। तो अब हमारी मिड वैल्यू जो होगी वो एट इंडेक्स 5 पे होगी। अब हम दोबारा से ये कंडीशन चेक करेंगे। केस 1 हम चेक करेंगे x इज डबल इक्वल टू a ऑफ द मिड। तो हमारी मिड वैल्यू क्या है 40, तो 40 एंड 40 तो दे आर सेम। तो इसका मतलब है कि हमारा जो एलिमेंट है वो हमें मिल गया है। तो ये प्रोसेस होता है फाइंडिंग आउट एलिमेंट यूजिंग बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो इससे बेसिकली हमें फ़ायदा क्या मिलता है कि हमें सारे के सारे एलिमेंट्स को लीनियरली चेक नहीं करना पड़ता। जैसे ही हमारे पास मिड वैल्यू आ जाती है, हम उसके साथ अपना जो हमने एलिमेंट फाइंड आउट करना होता है उसे हम कंपेयर करना स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या वो इक्वल है। अगर इक्वल होता है तो मतलब वहीं पर हमारे आंसर मिल जाता है। अगर वो इक्वल नहीं होता तो फिर हम ये देखते हैं कि आइदर हमने लेफ्ट साइड की वैल्यूज अब चेक करनी है या फिर हमें राइट साइड की वैल्यूज चेक करनी है। तो फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो भी होता है, तो लिस्ट का जो एक साइड होता है वो कम्प्लीटली निकल जाता है फ्रॉम दी सर्चिंग प्रोसेस। तो इस तरह से जो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। लीनियर सर्च में हमारी वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी जो थी वो ऑर्डर ऑफ n थी, जबकि यहाँ पर जो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑर्डर ऑफ log n, जो कि बहुत कम है ऑर्डर ऑफ n से। तो अब हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। सो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के लिए कुछ रिक्वायर्ड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन यही है कि आपकी जो एरे है वो मस्ट सॉर्टेड होनी चाहिए, अदरवाइज ये तमाम के तमाम केसेस ये कंडीशंस चेक करना बिल्कुल ही फजूल है अगर हमारी एरे सॉर्टेड ही ना हो। सो नेक्स्ट कंडीशन जो है वो ये होती है देयर शुड बी डायरेक्ट एक्सेस टू द मिडल एलिमेंट, क्योंकि मिडल एलिमेंट के थ्रू ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें अब लिस्ट के लेफ्ट साइड पर सर्चिंग करनी है या फिर हमें लिस्ट के राइट साइड पर सर्चिंग करनी है। तो यहाँ पे जो इररेलेवेंट है वो है देयर मस्ट बी मैकेनिज्म टू डिलीट एंड और इंसर्ट एलिमेंट्स इन द लिस्ट। ये ऐसे है जो रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है फॉर बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 डायमेंशनल एरेज आर आल्सो कॉल्ड डैश मैट्रिक्स एरेज, टेबल एरेज एंड बोथ ऑफ दी अबव। तो जो 2 डायमेंशनल एरेज होती है हमारे पास, उन्हें जो हम अल्टरनेट नेम जो है उनके वो क्या है, मैट्रिक्स एरे, टेबल एरे या फिर बोथ ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ दी अबव। हम 2 डायमेंशनल एरे को मैट्रिक्स एरे भी कह सकते हैं या हम टेबल एरे भी कह सकते हैं। एरे के एक्चुअली 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है यानी कि सिंपल लीनियर एरे। लीनियर एरे को हम 1 डायमेंशनल एरे भी कह सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा इसका टाइप है दैट इज 2 डायमेंशनल एरे। लीनियर एरे में हमारे पास जो आप एरे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसमें एलिमेंट्स आप डालेंगे, तो दिस इज दी एग्जांपल ऑफ लीनियर एरे। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है आप कोई भी वैल्यू डालें। जबकि जो 2 डायमेंशनल एरेज होती हैं वो इस तरह से होती हैं। 2 डायमेंशनल एरेज तब यूज़ होती हैं जब हमने जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है ट्री या फिर अगर हम बात करें ग्राफ की, तो वो जिस फॉर्म में बने होते हैं एग्जैक्टली उसी फॉर्म में हम उनको कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते। इनको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना होता है इनटू सम टाइप ऑफ एरे या फिर लिंक लिस्ट या ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स जो कि हम कंप्यूटर मेमोरी में डायरेक्टली स्टोर करते हैं। तो इस केस में फिर हम जो हमारे पास 2 डायमेंशनल एरेज होती हैं वो यूज़ होती हैं ग्राफ्स को या ट्रीज को कन्वर्ट करने के लिए इनटू इन द फॉर्म ऑफ एरे। तो 2 डायमेंशनल एरे में आप इस तरह से वैल्यूज देख सकते हैं, वो 2 डायमेंशनल होती हैं हमारे पास। तो
तो इस एरे को अगर हम देखें, दिस इज 2 डायमेंशनल, और ये क्या है, दिस इज 1 डायमेंशनल। एरेज की जो बेसिकली 2 टाइप्स हैं, और हाउ टू कन्वर्ट ग्राफ्स इनटू 2 डायमेंशनल एरेज। अगर आपको ये वीडियोस देखनी है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं और वहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर का जो प्लेलिस्ट है वो सर्च करें, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेरिएबल p इज कॉल्ड पॉइंटर इफ डैश। p contains the address of an element in data. p can store only memory addresses. p points to the address of the first element in data. तो हम जानते हैं पॉइंटर क्या करता है, contains the address of an element in data. अगर p में हमारे पास एड्रेस पड़ा है किसी एलिमेंट का, तो उस केस में हम p को क्या कहेंगे, दैट इज द पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर का ही बेसिकली यही काम होता है कि वो डेटा में जितनी भी एलिमेंट्स होते हैं उनके एड्रेसेस वगैरह स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कैन नॉट बी अप्लाइड टू सॉर्टेड बाइनरी ट्रीज, सॉर्टेड लिंक लिस्ट एंड सॉर्टेड लीनियर लिस्ट। तो जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम अभी हमने डिफाइन किया वो इन एक्चुअल हम अप्लाई नहीं कर सकते यूजिंग सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट। हम अप्लाई कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लिंक लिस्ट होती हैं वो कंटिग्युअस मेमोरी उनको एलोकेट नहीं होती, वो मेमोरी में इस तरह एरेज की तरह स्टोर नहीं होती। सपोज हमारे पास ये मेमोरी है, हमारे पास एरेज हैं वो कंटिग्युअसली स्टोर होती हैं, यानी कि अगर हमारे पास इस एरे में 3 एलिमेंट्स हैं 2, 6, 5 एंड 8, सपोज अब हमने इस एरे को जो है मेमोरी में स्टोर करना है, तो व्यूअर्स याद रहे इस एरे को कंटिग्युअस मेमोरी एलोकेशन से ही मिलेंगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट यहाँ पर स्टोर हो जाए और फिर बीच में कोई और प्रोसेस हो और फिर यहाँ पे 6 स्टोर हो जाए और फिर यहाँ पे बीच में कोई और प्रोसेसेस हो और फिर यहाँ पे 5 स्टोर हो जाए, ऐसा नहीं होता। मेमोरी में हमेशा कंटिग्युअसली स्टोर होती है। अगर यहाँ पर 2 हो तो फिर यहाँ पर 6 होगा, इसी तरह इसके नीचे फिर यहाँ पे 5 होगा एंड देन देयर विल बी 8, यानी कि इनके बीच फिर कोई भी नहीं आ सकता, कोई और प्रोसेस नहीं हो सकता। जो जितनी इस एरे की साइज होगी तो कंटिग्युअसली उतनी ही मेमोरी इसको एलोकेट हो जाएगी, जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में ये होता है कि एक एलिमेंट यहाँ पे स्टोर होता है तो फिर दूसरा एलिमेंट यहाँ पे स्टोर होता है और फिर तीसरा एलिमेंट यहाँ पे स्टोर होता है कहीं, तो यहाँ वहाँ पे जो लिंक लिस्ट को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कंटिग्युअस नहीं होती, वो कहीं पर भी हो सकती है। उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक ही जगह एक दूसरे के नीचे स्टोर नहीं होते। तो यही वजह है कि लिंक लिस्ट में हमेशा हर एक एलिमेंट जो होता है, जो सेल होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो हमेशा क्या स्टोर करता है, वो डेटा स्टोर करता है इन केस ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। सपोज यहाँ पे हमारे पास है 2 और फिर इसके बाद सेल का जो सेकंड पार्ट है वो एड्रेस स्टोर करता है, किस चीज़ का, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट, यानी कि 6 का एड्रेस स्टोर करेगा। तो यहाँ पे सपोज एड्रेस है 8000, फिर हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है लिंक लिस्ट का वो पड़ा है। इसी तरह फिर ये जो 6 है तो यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल डेटा स्टोर होगा और फिर ये जो 5 जिस एड्रेस पर ये स्टोर होगा वो एड्रेस यहाँ पे एलोकेट कर दिया जाएगा। तो इसका बेसिक रीज़न क्या होता है, ये एड्रेसेस हम क्यों स्टोर कर रहे होते हैं, ताकि हमें हमारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 मिलते रहें। 2 के बाद अब 6 कहीं पर भी मेमोरी में स्टोर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 2 के बाद ही 6 स्टोर होगा। इन द केस ऑफ लिंक लिस्ट ये मेमोरी में कहीं पर भी जा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 के साथ ही इस 6 का एड्रेस यहाँ पर पड़ा होता है और इस एड्रेस के थ्रू ही फिर हम एक्सेस करते हैं कि इस लिंक लिस्ट का जो सेकंड एलिमेंट है वो मेमोरी में कहाँ पर लाई कर रहा है। इसी तरह फिर यहाँ पे इस एड्रेस को यूज़ करके हम 6 तक पहुँच जाते हैं और फिर 6 के बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है 5। तो इस 6 ने यहाँ पर स्टोर किया होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट, यानी कि सपोज अगर ये स्टोर है 111000 एड्रेस पर, तो ये एड्रेस फिर इस एड्रेस के थ्रू ही हम जाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट है जो है लिंक लिस्ट का, यानी कि 5 के पास। तो इस तरह से जो हमारे पास लिंक लिस्ट होती हैं वो एट द सेम एड्रेस ही स्टोर नहीं होती, बल्कि उन्हें जो भी एड्रेसेस मिलती जाती हैं
वो वहाँ पर स्टोर हो जाती है और जो प्रीवियस सेल होता है ऑफ द लिंक लिस्ट उसमें हमारे पास इसका एड्रेस स्टोर हो जाता है। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स को हम अगर सॉर्टेड लिंक लिस्ट पर अप्लाई कर भी लें तो वहाँ पे इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पे हम एलिमेंट्स को रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते। हमें फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट पे जाना होता है, सेकंड एलिमेंट से फिर थर्ड एलिमेंट पे, फिर थर्ड एलिमेंट से हमें फोर्थ एलिमेंट पे, तो हम रैंडमली कोई भी एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते। हमें अगर एलिमेंट नंबर 8 चाहिए हो तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना हमारे लिए मस्ट है। तो हम इन एलिमेंट्स को हमेशा लीनियरली ही एक्सेस करते हैं, एक के बाद दूसरा फिर दूसरे के बाद तीसरा। हम रैंडमली एलिमेंट्स एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हम एलिमेंट्स रैंडमली एक्सेस नहीं कर पाते। यहाँ पे हमें लीनियरली ही गो थ्रू होना पड़ता है। फर्स्ट एलिमेंट से हमें सेकंड एलिमेंट का एड्रेस मिलता है, सेकंड से फिर हमें थर्ड एलिमेंट का एड्रेस मिलता है एंड सो ऑन। हम डायरेक्टली एलिमेंट्स एक्सेस नहीं करते क्योंकि इन्हें लिंक लिस्ट को मेमोरी में कंटिगुअस मेमोरी इनको एलोकेट नहीं होती। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सिचुएशन when in a linked list start is equal to null is saturated, overflow and underflow। तो यहाँ पे हमने बताना है कि जब हमारे पास लिंक लिस्ट में स्टार जो है वो नल हो तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक्चुअली दो जो बेसिक सिचुएशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लिंक लिस्ट में या फिर हम उसमें अरेज स्टैक वगैरह में एलिमेंट्स डालते हैं तो हम ये दो बेसिक सिचुएशन जो है, कंडीशन जो है ये चेक करते हैं। अंडरफ्लो का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास लिंक लिस्ट या फिर स्टैक वगैरह जो है वहाँ पर एलिमेंट्स जीरो हो, कोई भी एलिमेंट्स ना हो, तो उस केस को हम कहते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। और जब हमारे पास स्टैक या फिर लिंक लिस्ट वगैरह वो एलिमेंट्स उसकी साइज जो है वो कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे स्टार्ट जो है वो टॉप तक पहुँच जाए, उसमें हम मज़ीद एलिमेंट्स इंसर्ट ना कर सके, जैसे कि हम स्टैक की बात कर लेते हैं, तो फिर उस केस को हम कहते हैं ओवरफ्लो कंडीशन। जब स्टैक का साइज फुल हो जाए दैट इज कॉल्ड दी ओवरफ्लो कंडीशन। एंड जब स्टैक या लिंक लिस्ट में एलिमेंट ही ना हो, जीरो हो, तो फिर उस कंडीशन को हम कहते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, अंडरफ्लो। द सिचुएशन व्हेन इन अ लिंक लिस्ट स्टार्ट इज इक्वल टू नल, यानी कि जो लिंक लिस्ट है वो बिल्कुल एम्प्टी है, वहां पर हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अंडरफ्लो। जबकि अगर लिंक लिस्ट फुल हो, कंप्लीट हो, तो फिर उस कंडीशन को हम कहते हैं ओवरफ्लो, यानी कि उसमें मजीद एलिमेंट्स फिर हम नहीं डाल सकते, उसका जो साइज होता है वो फुल होता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम डज नॉट रिलेट टू स्टैक्स, लीफो लिस्ट, पाइल्स, पुश डाउन लिस्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज फीफो लिस्ट। सो करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास है फीफो लिस्ट। तो जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक, इसको हम लीफो भी कहते हैं, इसको हम पाइल भी कह सकते हैं, इसे हम पुश डाउन लिस्ट भी कहते हैं। लीफो मतलब होता है लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। तो स्टैक में हमारे पास क्या होता है, स्टैक जो है वो वन साइडेड होता है, जिस साइड से हम इंसर्शन करते हैं उसी साइड से हम डिलीशन भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट जो एलिमेंट, सपोज हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 6, 8, 9, तो हमने फर्स्ट एलिमेंट डाला 2, तो 2 यहाँ पे बिल्कुल एंड में आ जाएगा, इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा 6, इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा 8 एंड देन एट द टॉप हमारे पास होगा 9। तो इस तरह से हमारे पास एलिमेंट्स इंसर्ट होंगे। अब अगर हमने इसमें से एलिमेंट्स निकालने हो तो सबसे पहले हमारे पास 9 निकलेगा, उसके बाद हमारे पास 8 निकलेगा, फिर उसके बाद हमारे पास जो 6 है वो पॉप होगा और फिर एट द एंड हमारे पास 2 पॉप होगा। पॉप और पुश दो ऑपरेशंस हैं जो कि स्टैक पर हम अप्लाई करते हैं। पॉप का मतलब है कि एलिमेंट निकालना एंड पुश का मतलब होता है एलिमेंट डालना। सो इसका मतलब है कि पुश मीन्स टू इंसर्ट एलिमेंट एंड पॉप मीन्स टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। ये दो ऑपरेशंस हैं जो हम स्टैक पर परफॉर्म करते हैं।
तो यहाँ पे जो है फीफो जो होता है उसका मतलब है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ये कहाँ पर होता है? ये इन एक्चुअल हमारे पास क्यू में होता है। क्यू जो है वो डबल एंडेड होता है हमेशा, एक साइड से हम इंसर्शन करते हैं और दूसरी साइड से हम डिलीशन करते हैं। तो यहाँ क्यू में हमारे पास ये होता है, सपोज हमने फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डाला 2, तो 2 यहाँ पे स्टोर हुआ। इसके बाद हमने डाला 6, तो 6 यहाँ पे स्टोर हुआ। इसके बाद हमने डाला 8, तो 8 यहाँ पे स्टोर हुआ। फिर हमने एलिमेंट निकालना है, तो 2 सबसे पहले नेक्स्ट साइड से ही, क्योंकि क्यू जो है वो डबल एंडेड होता है, तो इस तरह से 2 जो है वो फर्स्ट आउट होगा। फर्स्ट इन भी हुआ था, सबसे पहले अंदर गया था, और फर्स्ट आउट भी हुआ, जबकि स्टैक के मामले में ऐसा नहीं होता। जो एलिमेंट सबसे पहले डलता है वो सबसे आखिर में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर टाइप? स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स एंड नोन ऑफ द अबव। जितने भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है लीनियर, एक एंड दूसरा है नॉन लीनियर। तो लीनियर में हमारे पास क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है वो भी आता है, इसी तरह स्टैक भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं। एरे जो है दैट इज आल्सो जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जबकि नॉन लीनियर में हमारे पास ग्राफ्स आ सकते हैं, हमारे पास ट्रीज आ सकते हैं। फिर ट्रीज के डिफरेंट टाइप है, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्रीज वगैरह। तो मैं इन सबको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इनमें डिफरेंस बता चुकी हूँ कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर जाएं और डेटा स्ट्रक्चर का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर सर्च करें तो आपको ये सब मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने बताना है कि कौन सा जो डेटा स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो नॉन लीनियर है। तो लिस्ट और स्ट्रिंग्स वगैरह वो हम जानते हैं कि ये लीनियर है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर नहीं गिवन जो कि नॉन लीनियर हो। अगर यहाँ पे ग्राफ की बात हो, ट्रीज की बात हो, तो तब हम वो आंसर कर सकते थे, लेकिन स्ट्रिंग्स और लिस्ट जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, नॉन लीनियर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट। टू रिप्रेजेंट हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स व्हिच डेटा स्ट्रक्चर इज सूटेबल। हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर का मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जैसे कि हमारे पास ट्रीज में होती है। ये पेरेंट है, फिर इसके दो हमारे पास चाइल्ड्स हैं, फिर इसी तरह इन चाइल्ड्स के मजीद चाइल्ड्स हम बना सकते हैं। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है पेरेंट चाइल्ड, उसके लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? डी क्यू, प्रायोरिटी या फिर ट्री। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बाइनरी ट्री हुज एवरी नोड हैज आइदर 0 और 2 चाइल्ड इज कॉल्ड डैश। बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। सो व्यूअर्स, बाइनरी ट्री हमारे पास क्या हो सकता है? बाइनरी ट्री जो है वो एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बेस्ड है हायरार्किकल रिलेशनशिप पर, और यहाँ पर हर एक नोड जो होता है बाइनरी ट्री का, उसके एटमोस्ट कितने? एटमोस्ट 2 चाइल्ड्स हो सकते हैं। एटमोस्ट 2 चाइल्ड्स होने का मतलब ये है कि उसमें हर एक नोड के 0 चाइल्ड्स भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है एंड 2 भी हो सकते हैं। बाइनरी ट्री में हर एक नोड के एटमोस्ट 2 चाइल्ड्स हो सकते हैं, यानी कि 0, 1 एंड 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो लेकिन यहाँ पर लिखा है कि ऐसा ट्री जिसमें हर एक नोड के आइदर 0 और 2, यानी कि यहाँ पे बीच में से 1 निकल गया, ऐसा ट्री जिसमें हर एक नोड के या तो 0 चिल्ड्रन हो, यानी कि बिल्कुल चिल्ड्रन ही ना हो, और या फिर 2 चिल्ड्रन हो, 2 से ज़्यादा ना हो। तो इस टाइप ऑफ ट्री को हम क्या कहते हैं? बाइनरी ट्री तो हम नहीं कहते, क्योंकि बाइनरी ट्री में नोड के जो है वो एक चाइल्ड भी हो सकता है। तो इस टाइप ऑफ ट्री को हम कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक ट्री है और ये इस तरह की ट्री है, तो क्या ये एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस वाले नोड को अगर देखें तो इसके कितने चिल्ड्रन हैं? 1, जबकि एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे या बिल्कुल होंगे ही नहीं नोड के चाइल्ड्स, और या फिर 2 होंगे। एक न्यू एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास इस तरह की ट्री है,
तो क्या ये वाली ट्री एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री है? हाँ, ये एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री है, क्योंकि यहाँ पे इस नोड के भी 2 चाइल्ड्स हैं जो कि अलाउ है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में। इसी तरह इस नोड के भी 2 चाइल्ड्स हैं, वो भी अलाउ है, और इस नोड के 0 चाइल्ड्स हैं, वो भी अलाउ है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में। लेकिन एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में ये नहीं अलाउ के नोड के जो चाइल्ड हैं वो 1 हो, इस तरह की कंडीशन अलाउ नहीं है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। द डेप्थ ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज गिवन बाय log 2n + 1, log 2n या फिर log 2n - 1। करेक्ट आंसर इज log 2n + 1। ये फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग आउट द डेप्थ ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। सो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के MCQs डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड और अभी के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।